ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे हम लोग जरा। 12th का पार्ट जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मेडिकल फिजिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके करंट तक 4 से 5 क्वेश्चन, मैग्नेट से लेके एसी तक 4 से 5 क्वेश्चन, पूरा ऑप्टिक्स 4 से 5 क्वेश्चन और पूरी मॉडर्न अगेन 5 क्वेश्चन। 22 23 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं और लगभग हर यूनिट बेटा 5 से 6 क्वेश्चन देके जाती है। लगभग हर यूनिट 5 से 6 क्वेश्चन लगभग हर यूनिट देके जाती है। नोट्स फ्रेशर ग्रुप में भी सेंड करेंगे बिल्कुल पीयूष। नोट्स जो है वो फ्रेशर के ग्रुप में भी भेजा जाएगा। फ्रेशर 1 2 3 जो भी है सब में भेजा जाएगा। टारगेट के ग्रुप में भी भेजा जाएगा हैंड रिटन नोट्स बेटा। आज से आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने चालू हो जाएंगे। टारगेट के जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे वो 12th की एक कॉपी बना लें बेटा। कंप्लीट 12th की एक कॉपी बना लेंगे टारगेट के जितने भी स्टूडेंट हैं। इलेक्ट्रोस्टेट, कैपेसिटर, करंट, तो टारगेट में 12th वाला पार्ट पूरा पढ़ाऊंगा मैं। टारगेट में जो 12th वाला पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये वाला पार्ट जनरली मैं ही पढ़ा रहा हूं टारगेट में, ठीक है। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट से चीजों को। आज बेसिक्स में रहेगा और आप सभी लोग अपना मॉड्यूल कलेक्ट कर लें। इलेक्ट्रो से करंट की ये जो मॉड्यूल है ये आप सभी लोग कलेक्ट कर लें। सभी लोग, चाहे वो फ्रेशर्स के हों चाहे वो टारगेट के हों, और इसको हम लोग शुरू से करते रहेंगे। जैसे कूलॉम्स लॉ मैंने पढ़ाया और आप इसका क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नोट्स बेटा हैंड रिटन बनाओगे गौतम। नोट्स हैंड रिटन मिलेगा आप लोगों को, सबको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, ठीक है। पीपीटी से नोट्स नहीं बनाना है आपको। अच्छा देखो, जैसे इसमें चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ मैंने आपको पढ़ा दिया, तो चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ के इसमें टोटल 31 क्वेश्चन है बेटा, 35। तो हमें क्या करना होगा कि चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ के 35 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो जैसे ही, हाँ जो नहीं ले सकते उनका कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं बेटा, साउंड की प्रॉब्लम है तो आप बता दें। पीडीएफ बिल्कुल भेज देंगे बेटा, सभी क्लासों में पीडीएफ भी भेज देंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। पीडीएफ भी भेज देंगे सब में ही, ठीक है। ओके, कंटिन्यू रखें हम लोग। तो हर टॉपिक के बाद वो क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। जैसे एक टॉपिक मैंने पढ़ाया आप उसका क्वेश्चन लगा लें, एक रफ कॉपी बना लेना आप, ताकि टॉपिक के बाद आप क्वेश्चन को लगा सकें। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं चीजों पे। एक बार हम लोग आगे बढ़ते हैं चीजों पे, एक बार जरा ध्यान दें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यस बिल्कुल कलेक्ट कर सकते हो बेटा। ध्यान देंगे जरा, अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जरा समझेंगे एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और सबसे पहले मैं बता रहा हूं चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट जो है वो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बेटा, जैसे मास होता है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यस, चार्ज बिटवीन टू रेस्ट बॉडीज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गुड वर्ड पंकज। देखते हैं चार्ज एट रेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ कि चार्ज क्या है, तो सबसे पहले हमने बताया कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या है बेटा? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जैसे मास होता है वैसे चार्ज होता है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जैसे मास होता है किसी बॉडी का वैसे ही चार्ज होता है किसी बॉडी का, ठीक है।
अब हम बात कर रहे हैं चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। चार्ज क्या क्या कर सकता है? चार्ज रेस्ट में रह सकता है, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में आ सकता है। तो चार्ज जब मोशन में आएगा बेटा तो करंट प्रोड्यूस करेगा, तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। अच्छा, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज जब मूव करेगा तो करंट बनेगा और करंट मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करेगा, ये बात आपको पता है। अच्छा, ये भी आपको पता है कि चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन, चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन not only produce electric field and magnetic field, not only produce electric field and magnetic field, but also radiate energy in form of EM wave, radiate energy in form of EM wave, in form of EM wave, EM वेव को फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करेगा। ये बात समझे। चार्ज एट रेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन नॉट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बट ऑल्सो रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप में मिल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है समन। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई, मैंने आपको ये भी बताया बेटा, जैसे मास क्या कर सकता है, मास रेस्ट में हो सकता है, मास यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, और मास एक्सेलरेटेड मोशन में हो सकता है। साउंड नहीं आ रहा है, एक बार वो दिखाते रहिए, कितनी देर चलेगा जी? साउंड का इशू है क्या कुछ? ओके, ध्यान देंगे जरा बेटा। यहां पे हमने कहा चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, और चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन नॉट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बट ऑल्सो रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ EM वेव। चार्ज क्या है मैंने आपको बताया, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। व्हाट इज चार्ज? यस, साउंड आ रहा होगा बेटा, साउंड इज ऑडिबल? यस, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बेटा, जैसे मास होता है वैसे ही चार्ज होता है, जैसे मास होता है वैसे ही हमारे पास क्या होता है बेटा, चार्ज भी होता है। अब आप लोगों को क्या बता रहे हैं, जैसे बात समझना, किसी भी में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा होता है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल रहता है। ये इसी वजह से रहता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर रहते हैं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होगा, अब हम लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होगा, हम लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जरा बात ध्यान देना। जैसे मैं लिखता हूं बेटे सोडियम 11, जैसे हम लोग लिखते हैं सोडियम 11, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? समन मतलब बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी। जैसे कोई बॉडी है तो उसका मास होना तय है, वैसे ही कोई बॉडी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होने तय है, क्योंकि वो एटम से मिलके ही बनेगा। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है मास और चार्ज। मास की स्टडी जो है वो काइनेमेटिक्स में आती है कि मास यूनिफॉर्मली मूव करे, रेस्ट में रहे, एक्सेलरेटेड मोशन हो, वो सब काइनेमेटिक्स में आती है। चार्ज की जो स्टडी है बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आती है। स्टडी ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आती है।
ये बात हमने आपको बताई। ठीक है, सोडियम 11 है तो इसमें क्या हम कह सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 रहा होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 रहा होगा और ये चीजें न्यूट्रल रही होंगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 और ये जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, न्यूट्रल रहा होगा। ठीक है, सोडियम प्लस किससे बनेगा ये हम लोग बात कर रहे हैं। सोडियम प्लस कैसे बनेगा हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो सोडियम प्लस बनेगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 ही रहे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है किसकी वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है भाई, ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कम हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया है, इसलिए सोडियम प्लस प्रोड्यूस हुआ है। मैं कहता हूं क्लोरीन 17 में अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17। ठीक है, लेकिन जब क्लोरीन नेगेटिव होगा तो क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 19 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 20। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज क्यों प्रोड्यूस हुआ है बोलो, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यस पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर है बात, ठीक है। अब हम लोग यहां पे बता रहे हैं चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, चार्ज प्रोड्यूस किसकी वजह से हुआ है, चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ, चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से। नेगेटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बंधे हुए हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है यस 17, क्लोरीन 17 ना, तो क्लोरीन 17 में क्या होगा, 17 प्रोटॉन होगा बेटा क्लोरीन में। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम अटेंड ए लिटिल लेट, यस स्लाइटली बेटा मैं यहां पे ब्रीफ करूंगा अभी। ठीक है, ध्यान देंगे जरा एक बार जरा ध्यान देंगे जरा बात पर। क्या बता रहा था मैं, चार्ज की जो स्टडी है बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज जब मूव करेगा तो करंट बनेगा और करंट मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है। तो चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है। ठीक है, ओके देख लूंगा बेटा। चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन ना केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बल्कि रेडिएट करेगा एनर्जी ईएम वेव के फॉर्म में। चार्ज में क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एटम में न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करता रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो कहां रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व होता रहता है, आपको पता है। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए कोई एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। कोई जो एटम है वो क्या रहता है बेटा, न्यूट्रल रहता है, ये बात आपको पता है। अब यहां पे आप ध्यान दें एक बार, सोडियम 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, इसीलिए सोडियम न्यूट्रल है। यदि सोडियम पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही रहेगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लोरीन 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17। क्लोरीन नेगेटिव होगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां गलत हुआ है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही रहेगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन से और नेगेटिव चार्ज पैदा होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ओके स्वाति, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज प्रोड्यूस होता है बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो तो न्यूक्लियस में बंधा हुआ है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहीं मूव नहीं हो सकता। भाई घर में जो देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बंधा हुआ है, तो ट्रांसफर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल है, इसीलिए चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे एक स्मॉल क्वेश्चन में मैं कहता हूं कि Mg2 प्लस प्रोड्यूस, Mg2 प्लस किसकी वजह से बनता है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ड्यू टू लैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यस, पॉजिटिव कब बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, ड्यू टू लैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यस, अच्छा नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात आपको पता है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज बनेगा और ड्यू टू ये बनेगा, क्लियर है बात, यस, ड्यू टू लैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। गुड वीरेंद्र, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि चार्ज प्रोड्यूस क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर संभव है। चार्ज और करंट में डिफरेंस क्या है बेटा, चार्ज का फ्लो होना करंट है शशिकांत, जबकि चार्ज खुद रेस्ट में भी हो सकता है, चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में भी हो सकता है, चार्ज का फ्लो होना करंट है बेटा, ठीक है, जबकि चार्ज कैसे भी हो सकता है। अच्छा, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, यहां प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हमारा चैप्टर एक्सेलरेट हो जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। बस आपको समझने पर, प्रॉपर नोट्स बनाने पर और प्रॉपर क्वेश्चन लगाने पर ध्यान देना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे एक बार, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ए, चार्ज हैज 2 टाइप्स इन जनरली, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है और चार्ज जीरो भी हो सकता है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हम कह सकते हैं, चार्ज इज स्केलर, ये बात हम कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि नेट चार्ज किसी बॉडी पर ये 2 माइक्रोकुलाम, ये -6 माइक्रोकुलाम, ये 4 माइक्रोकुलाम, ये -3 माइक्रोकुलाम। तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द बॉडी, नेट चार्ज ऑन द बॉडी जो होगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, और ये हो जाएगा -3 माइक्रोकुलाम, ये अलजेब्रिक सम हो जाएगा ऑल द चार्जेस का, ठीक है। चार्ज आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यस यस फरीदा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है चार्ज। चार्ज एक स्केलर है, किसी पर नेट चार्ज अलजेब्रिक सम होता है सभी चार्जेस का, अलजेब्रिक सम होता है सभी चार्जेस का, अलजेब्रिक सम हुआ करता है, ये क्लियर है, ठीक है, ओके। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, चार्ज ऑन, चार्ज इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब कंजर्वेटिव ऑन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। मतलब बात समझेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज, जैसे मैं यूरेनियम 92 235 पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करूंगा तो बेरियम 56 141 प्लस 36 क्रिप्टन 92 और प्लस 3 न्यूट्रॉन बन जाएंगे। तो चार्ज का कंजर्वेशन देखो बेटा, यहां 92 प्लस 0, ये ऊपर वाला मास है और नीचे वाला एटॉमिक नंबर है विच इज चार्ज हेयर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर है जो कि अपने आप में, तो यहां पर चार्ज कितना हो गया बेटा 92 प्लस 0, और इधर चार्ज क्या हो गया 56 36 और 0, तो ये भी 92 और ये भी 92। तो जो चार्ज होता है वो किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, जैसे किसी में भी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, दो बॉडी को हमने रगड़ा,
तो क्या होगा, एक से चार्ज दूसरे में ट्रांसफर होगा। दो बॉडी को हमने रगड़ दिया तो एक से चार्ज दूसरे में ट्रांसफर होगा, लेकिन जो नेट चार्ज है वो कंजर्व भी रहेगा। ठीक है, यही बात हमने यहां पे कही है। तीसरी बात हमने यहां पे कही कि चार्ज इज क्वांटानाइज्ड क्वांटिटी। चार्ज जो है वो क्वांटानाइज्ड क्वांटिटी है। चार्ज एक क्वांटानाइज्ड क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज एक क्वांटानाइज्ड क्वांटिटी है। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटानाइज्ड क्वांटिटी? चार्ज कैसी क्वांटिटी है बेटा? क्वांटानाइज्ड क्वांटिटी है। क्लियर है बात? अब बात समझेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटानाइज्ड। ठीक है, क्वांटानाइज किसको कहते हैं हम लोग इसकी बात करेंगे। चार्ज जो है वो एक क्वांटानाइज्ड एंटिटी, यस ये भी होगा बेटा चार्ज, यस गुड। चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल, या इंटीजर कर देते हैं या इंटीग्रल कर देते हैं, चलो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल चार्ज कर देता हूं। चलो इंटीग्रल मल्टीपल होगा मल्टीपल ऑफ स्मॉल चार्ज, और ये स्मॉल चार्ज कौन है बेटा? ये स्मॉल चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ये। यस, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो प्लस माइनस एन ही होता है। इंटीग्रल मल्टीपल, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी पर इंटीग्रल होता है। चार्ज किसी भी बॉडी पर जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज का। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। क्लियर है बात? ठीक है, ओके चलो। अच्छा एक बात और, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चार्ज प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, या n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। इसीलिए चार्ज की सबसे लोएस्ट जो क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रॉन हो सकती है। अच्छा ये क्वांटानाइजेशन क्या, देखो व्हाट डू, अच्छा एक क्वेश्चन पहले छोटा राइज कर देता हूं। कैन ए बॉडी हैव चार्ज, कैन ए बॉडी हैव चार्ज 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम? क्या किसी बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है? सवाल क्या हुआ हमारा कि क्या एक बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है? कैन ए बॉडी हैव चार्ज 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम? तो तुम्हें पता है कि चार्ज जब भी होगा वो एनी के बराबर होगा। चार्ज जब भी नहीं होगा, ओके गुड, नो गुड, गुड संदीप, गुड आस्था, गुड वीरेंद्र, क्यों नहीं होगा जरा बात समझो। 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 एन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 और n इंटू 1.6 इंटू दिस, तो बोलो क्या हो जाएगा बेटा? 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 81 बाय 1.6 इंटीजर नहीं आएगा, तो इसलिए ऐसा चार्ज संभव नहीं है। किसी बॉडी पर इस तरह का चार्ज संभव नहीं है। गुड वीरेंद्र, गुड तरुण, गुड श्वेता, गुड पायल, गुड अंकिता, गुड रितिका, गुड आकाश, वेरी नाइस, गुड स्वाति, नहीं है संभव। यस, गुड आकांक्षा। अच्छा क्वांटानाइज्ड क्या चीज होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटा? तो मैंने आपको बताया कि कोई भी मटेरियल दो तरह का हो सकता है। गुड फरीदा, हम लोग ये बात कर रहे थे बेटा कि कोई भी मटेरियल सिर्फ दो तरह का हो सकता है। क्लियर है बात? कोई भी मटेरियल सिर्फ दो तरह का हो सकता है, या तो उसका कंटिन्यूअस हो, जैसे ऑयल, जैसे मिल्क, तो ये कंटिन्यूअस फ्लो होता है। जैसे ऑयल का फ्लो कंटिन्यूअस होता है, जैसे मिल्क का फ्लो कंटिन्यूअस होता है, तो ये कंटिन्यूअस क्वांटिटी है। क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, या तो उसका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है या उसका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे गुलाब जामुन, गुलाब जामुन डिस्क्रीट होगा बेटा, एक गुलाब जामुन, दो गुलाब जामुन, 50 गुलाब जामुन। पेजेस, कॉपी में पेजेस डिस्क्रीट होंगे, एक पेज, दो पेज, 50 पेज। लेकिन ऑयल कंटिन्यूअस होगा बेटा, मिल्क कंटिन्यूअस क्वांटिटी है, ठीक है, जब भी देंगे कंटिन्यूअस होगा। तो जो भी डिस्क्रीट क्वांटिटी है उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे हमारे पास कॉपी है,
और कॉपी की स्मॉलेस्ट यूनिट पेज है, तो पेज इज द क्वांटा ऑफ कॉपी, पेज क्वांटा है, तो a smallest unit of discrete quantity is called quanta. What do you mean by the value of n should be a whole number? Yes, Saman. Yes. Good. What do you mean by quanta? A smallest unit of, वो वाला दिखाई नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कहां पर है बेटा? यस, गुड। हाँ, जरा ध्यान दें एक बार, मैं क्या बता रहा था बेटा यहां पे, अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्क्रीट क्वांटिटी, अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्क्रीट क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटा। हर डिस्क्रीट क्वांटिटी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसे क्वांटा कहते हैं। यह साउंड आ जाएगा बेटा। हर डिस्क्रीट क्वांटिटी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसे क्वांटा कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके, इज कॉल्ड क्वांटा। अब बात समझिए, जैसे मैं कह रहा हूं एनर्जी एक क्वांटानाइज्ड क्वांटिटी है, ये होता है E बराबर NH न्यू, और H न्यू इसकी क्वांटा है, फोटोन की एनर्जी इसकी क्वांटा है। वैसे ही बेटा चार्ज एक क्वांटानाइज्ड क्वांटिटी है, चार्ज होता है Ne, इलेक्ट्रॉन इसकी क्वांटा है, ये बेटा क्वांटा है, ये फॉर्मूला है, ये क्वांटानाइज्ड क्वांटिटी है। जैसे बेटा होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? mvr, L बराबर NH अपॉन 2 पाई, H अपॉन 2 पाई इसकी क्वांटा है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। डिस्क्रीट क्वांटिटी, कंटिन्यूअस क्वांटिटी, डिस्क्रीट क्वांटिटी और कंटिन्यूअस क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटा इज प्लूरल ऑफ क्वांटम एंड क्वांटा इज मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एंटिटी। वाओ, गुड फरीदा। हाँ समन, मैं ये बता रहा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की हो सकती है। जैसे लिक्विड है बेटा, तो लिक्विड का जब भी देंगे तो कंटिन्यूअस फ्लो होगा ना, और जब तुम गुलाब जामुन दोगे तो कैसे दोगे? एक गुलाब जामुन, दो गुलाब जामुन, 5 गुलाब जामुन दोगे। तो जो भी डिस्क्रीट क्वांटिटी है उसकी क्वांटा होगी, और जो कंटिन्यूअस क्वांटिटी है उसका फ्लो जो है वो कंटिन्यूअसली होगा, राइट। तो डिस्क्रीट क्वांटिटी की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्वांटा कहते हैं, ये बात हमने बताई। ठीक है, ओके। मास भी एक क्वांटानाइज्ड क्वांटिटी है, बट क्वांटा ऑफ मास इज नॉट नोन येट, इज नॉट नोन एट, अभी तक पता नहीं है, क्वांटा ऑफ मास अभी तक पता नहीं है। लेकिन जो क्वांटा ऑफ मास है बेटा, ये अभी तक पता नहीं है, ये बात हमने आपको बताई। क्वांटा ऑफ मास जो है वो अभी तक पता नहीं है। ठीक है, ओके। देखो बेटा, गैलमान ने एक एक्सपेरिमेंट किया और गैलमान ने ये बताया कि जो न्यूक्लियस के जो पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो एक्चुअली क्वार्क्स पार्टिकल से मिलके बने हैं, और चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्वार्क्स कहना चाहिए। जो क्वार्क्स से मिलके बने हैं, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है बेटा, वो क्वार्क्स से मिलके बने हैं। ये बात किसने बताई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्वार्क्स पर जो चार्ज होता है बेटा वो +-E/3 और +-2E/3 होता है। वैसे हमारे लिए क्वार्क्स दो तरह के होते हैं बेटा, U क्वार्क और D क्वार्क। हमारे लिए क्वार्क दो तरह के होते हैं, लेकिन देखा जाए तो क्वार्क्स 6 टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारा प्रोटॉन जो बनता है ना बेटा, वो बनता है, प्रोटॉन जो बनता है बेटा
वो बनता है UUD से। ठीक है बेटे, तो U क्वार्क पर चार्ज हो गया प्लस 2e/3 प्लस 2e/3 प्लस और माइनस 2e/3 D क्वार्क पर चार्ज। D क्वार्क पर जो चार्ज हो गया, D क्वार्क पर जो चार्ज हो गया वो हो गया माइनस e/3। तो देखो UUD, U क्या है बेटा, प्लस 2e/3 प्लस 2e/3 माइनस e/3, और ये हो गया बेटा E। तो प्रोटॉन पॉजिटिव E से चार्ज होता है। डिस्क्रीट क्वांटिटी, कंटिन्यूअस क्वांटिटी, ये बता चुका हूं मैंने बताया कि प्रोटॉन जो बनता है बेटा वो UUD से बनता है, और जो न्यूट्रॉन बनता है बेटा वो DDU से बनता है। D क्या है बोलो, माइनस e/3, सॉरी, माइनस e/3 प्लस 2e/3, और ये हो जाएगा बेटा 0। जो न्यूट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, हाँ वैसे 6 तरह के होते हैं बेटा, यस, वैसे क्वार्क्स जो होते हैं बेटा वो 6 टाइप के होते हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, यस, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, यस, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं बेटा, चार्म क्वार्क एंड स्ट्रेंच क्वार्क। ये जो अप वाला है बेटा इन सब पे प्लस 2e/3 चार्ज है, और इन सब पे माइनस e/3 चार्ज है। ठीक है, ये इस तरीके से सिचुएशन चलती है, ये तरीके से सिचुएशन चलती है, सबका मास अलग अलग होता है। एक बार मैं फिर बता रहा हूं गैलमान वाली बात, एक बार मैं फिर बता रहा हूं गैलमान वाली बात। गैलमान ने बताया कि जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैं वो क्वार्क्स से मिलके बने हैं, और क्वार्क्स 6 तरह का होता है। गैलमान ने बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है बेटा वो क्वार्क्स से मिलके बने हैं, और जो क्वार्क्स होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। लेकिन हमारे लिए अब उतना हमें नहीं जाना है इसमें, वैसे इलेक्ट्रॉन भी 6 से मिलके बना होता है, ये बाद में पता चला। तो इलेक्ट्रॉन भी 6 तरीके से बनेगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी 6 तरीके से बनेगा, लेकिन हमें उतना भी नहीं जाना क्योंकि हमको ये सब जानना ही नहीं है, बस एक हल्का सा व्यू मिलना चाहिए। गैलमान ने बताया बेटा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं, और क्वार्क्स पर चार्ज 2e/3 और e/3 होता है। तो इसने ये जरूर बता दिया कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी क्वांटिटी थी चार्ज की, लेकिन यहां पर कुछ और बात हो रही है। क्वार्क्स 2 तरह के होते हैं, यू क्वार्क्स पर चार्ज होता है प्लस 2e/3, और डी क्वार्क पर चार्ज होता है माइनस e/3। यू क्वार्क पर चार्ज होता है प्लस 2e/3 और डी क्वार्क पर चार्ज होता है माइनस e/3। प्रोटॉन कैसे बनता है, प्रोटॉन UUD से बनता है। अच्छा, यू क्वार्क पर चार्ज क्या है बेटा, 2e/3, यू पर दूसरा यू पर चार्ज क्या होगा 2e/3, और डी क्वार्क पर चार्ज क्या होगा e/3, तो 2e/3 प्लस 2e/3 माइनस e/3। ठीक है, टॉप के बगल में कौन सा क्वार्क लिखे हैं, चार्म और स्ट्रेंज, अप डाउन टॉप बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज। ठीक है बेटा, ओके। क्वार्क्स क्या हैं, क्वार्क्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं बेटा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्वार्क्स पार्टिकल की अवधारणा दी थी। क्वार्क पार्टिकल्स दिया था किसने, गैलमान ने। गैलमान एक साइंटिस्ट है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए भी 6 पार्टिकल के कॉन्सेप्ट दिए गए, लेकिन वो बहुत डेप्थ में हो जाएगा, हमें उतना जानना नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना था यहां कि गैलमान वाली बात यदि सही हो जाए तो चार्ज के क्वांटानाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गैलमान वाली बात यदि सही हो जाए तो चार्ज के क्वांटानाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारा लेक्चर इतना ही जानने के लिए है। ओके, तो प्रोटॉन बनता है UUD से, U2e/3, U2e/3 और D हो जाएगा माइनस e/3। ओके, गुड रितिका, तो ये हो जाएगा E। अच्छा, न्यूट्रॉन बनता है DDU से, माइनस e/3 और प्लस 2e/3, D है माइनस e/3, D है माइनस e/3, इसलिए न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन के पास प्लस E का चार्ज होता है।
प्लस ई का चार्ज होता है। यू डी क्वार्क इज स्लाइटली हैवियर देन, एक लाइन और है कि डी क्वार्क जो होते हैं बेटा वो स्लाइटली हैवियर होते हैं, स्लाइटली हैवियर देन यू क्वार्क्स। डी क्वार्क्स जो होते हैं बेटा वो स्लाइटली हैवियर होते हैं। थैंक यू रितिका, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू रितिका। ध्यान देंगे फिजिक्स को इजी बनाना अपना, देखो टैग लाइन बेटा ध्यान रखना है, इजी फिजिक्स बाय रजनीश शर्मा। फिजिक्स को इजी बनाने के लिए अपन प्रयास करते हैं और हर बच्चे के समझ में आ जाए, अपनी ऐसी इच्छा रहती है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम लोग। कैन बी कॉल यू डी प्रोटोन, डी न्यूट्रॉन, यस यस। हेड्रोन वो अलग वर्ड है बेटा, अभी हम उस पे नहीं जाएंगे बेटा, क्योंकि उस पे जाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन वगैरह पे भी जाएंगे। लेकिन हाँ, प्रोटॉन को यूयूडी और न्यूट्रॉन को डीडीयू कह सकते हैं। डी क्वार्क जो होता है बेटा वो स्लाइटली भारी होता है यू क्वार्क से। डी क्वार्क स्लाइटली भारी होता है और न्यूट्रॉन में 2 डी क्वार्क हैं और प्रोटॉन में 1 डी क्वार्क है। तो जो न्यूट्रॉन होता है बेटा वो स्लाइटली हैवी होता है। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो होता है बेटा वो स्लाइटली हैवियर होता है प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन जो है, थैंक यू पीयूष, यू रियली मेक फिजिक्स इजी सर, थैंक यू पीयूष। हाँ, न्यूट्रॉन जो है वो 2 डी क्वार्क से बनते हैं, तो डी क्वार्क थोड़ा भारी होता है, डी क्वार्क थोड़ा भारी होता है यू क्वार्क से, और प्रोटॉन में 1 डी क्वार्क है, न्यूट्रॉन में 2 डी क्वार्क है, इसीलिए न्यूट्रॉन थोड़ा भारी होता है बेटा। न्यूट्रॉन थोड़ा भारी होता है किससे? प्रोटॉन से। ये बात हमारे समझ में आई, ये बात हमारे पूरे समझ में आ चुकी है और हमने ये सब बातें हमने कर ली हैं बेटा। ओके बेटे, चलो तो हमने यहां तक की बातें कर ली है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत? चैट नीचे। ओके, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ओके, 11th फिजिक्स का और क्लास नहीं लेंगे। 11th इन जनरली न्यूट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट मासेज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, ओके, नो दिक्कत। थैंक यू तरुण सर, यू आर फैंटास्टिक, थैंक यू तरुण। वीरेंद्र साहब सर, आप 11th फिजिक्स का और क्लास नहीं लेंगे। टारगेट में बेटा 12th फिजिक्स पढ़ाऊंगा पूरी, टारगेट में 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है? ओके, ध्यान देंगे अब बात पर। अच्छा, एक बात मैंने और यहां पे बताया था, एक बात सिर्फ रिमाइंड के लिए बता देता हूं कि वैसे इलेक्ट्रॉन भी 6 एलिमेंट्री पार्टिकल से बनता है जिनको लैप्टॉन्स कहते हैं, जिनको लैप्टॉन्स कहते हैं। तो लैप्टॉन्स के भी 6 फ्लेवर होते हैं। जैसे क्वार्क्स के 6 फ्लेवर होते हैं बेटा, वैसे इलेक्ट्रॉन के 6 फ्लेवर होते हैं जिनको लैप्टॉन्स कहते हैं। लेकिन ये हम बहुत डेप्थ में चले जाएंगे। हाँ, इनका क्वार्क्स के 6 फ्लेवर में 3 फ्लेवर का चार्ज होता है +2e/3 और 3 फ्लेवर का चार्ज होता है -e/3। इलेक्ट्रॉन के भी 6 फ्लेवर होते हैं जिनको लैप्टॉन्स कहते हैं। तो गैलमान की जो ये थ्योरी थी, ये बताने के लिए थी कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज भी पॉसिबल है, ये बताने के लिए गैलमान की ये थ्योरी चली थी। ठीक है बेटा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बनते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लैप्टॉन से मिलकर बनते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो लैप्टॉन से मिलकर बनते हैं। 6 फ्लेवर क्वार्क्स के होते हैं, 6 फ्लेवर जो है वो लैप्टॉन्स के भी होते हैं। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं चीजों पर। ओके ओके बेटा, आप ध्यान देंगे जरा। तो इफ गैलमान थ्योरी, इफ गैलमान हाइपोथेसिस या इफ गैलमान थ्योरी practically exist
गेलमान की थ्योरी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करेगी, देन इफेक्ट ऑन क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, स्टिल चार्ज इज क्वांटानाइज्ड, स्टिल चार्ज इज क्वांटानाइज्ड, फिर भी चार्ज क्वांटानाइज्ड होगा, स्टिल इलेक्ट्रॉन भी तो DDS से बन सकता है। आस्था मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्वार्क्स पार्टिकल का एग्जिस्टेंस हुआ था बेटा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है और उन्हें लेप्टॉन से मिलकर बना माना गया। हाँ आस्था बन सकता है, लेकिन क्वार्क्स पार्टिकल का एग्जिस्टेंस न्यूक्लियस के अंदर मिला था। ठीक है बेटा, अब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, गेलमान की थ्योरी यदि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर जाती है तो क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। गेलमान की थ्योरी यदि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर जाती है तो क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टिल चार्ज जो है वो स्टिल क्वांटानाइज्ड क्वांटिटी होगी, चार्ज जो है वो स्टिल क्वांटानाइज्ड होगी। ओनली क्वांटा ऑफ चार्ज, ओनली क्वांटा ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के बजाय becomes quarks, becomes quarks instead of quanta of charge quarks हो जाएंगे instead of electrons, इलेक्ट्रॉन्स के बजाय क्वांटा ऑफ चार्ज क्वार्क्स हो जाएंगे। जैसे कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था तो अब 3 क्वार्क का हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का था 6 क्वार्क का रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का था 9 क्वार्क का रहेगा। लेकिन अब स्मॉलेस्ट यूनिट E/3 हो जाएगी और क्वांटा बदल जाएगा, लेकिन अभी भी चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा n इंटू क्वार्क्स। एक स्मॉलेस्ट यूनिट का अभी भी इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, क्वांटानाइज्ड रहेगा, बस क्वांटा इलेक्ट्रॉन से बदल के क्वार्क्स हो जाएगी, स्मॉलेस्ट यूनिट बदल जाएगी। जहां पहले 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था अब 3 क्वार्क का चार्ज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का था 6 क्वार्क का हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का था 9 क्वार्क का हो जाएगा, लेकिन चार्ज अभी भी क्वांटानाइज्ड क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, तो यदि गेलमान के ये गेलमान पार्टिकल्स प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं तो भी क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज पर कोई सवाल नहीं उठेगा। ओनली क्वांटा ऑफ चार्ज जो है वो क्वार्क्स हो जाएगा इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन से बनता है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट E/3 रह जाएगी। भाई देखो प्रोटॉन पर चार्ज क्या है, प्रोटॉन पर भी चार्ज तो प्लस ही है ना, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज क्या है, माइनस ही है ना, न्यूट्रॉन पर भी चार्ज क्या है, 0 है ना। तो E के टर्म्स में ही ना सारे चार्ज इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में लिखे जाते हैं। ठीक है शशिकांत, तो क्वार्क्स का भी चार्ज जो है वो E/3 इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखा गया है। तो हम ये कहेंगे बेटा कि 3 क्वार्क हो जाएगा, क्योंकि क्वार्क क्या है, E/3। ओके, क्या क्वार्क इफेक्ट प्रूफ हुआ था? अभी प्रैक्टिकली बाहर की दुनिया में इसका एग्जिस्टेंस प्रूफ नहीं हुआ है बेटा। हाँ, ये जरूर देखा गया है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के स्ट्रक्चर को समझने में ये हेल्पफुल हैं। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल न्यूक्लियस से बाहर क्वार्क्स पार्टिकल का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ है। जैसे प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस होता है, प्रोटॉन एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिकली इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हुआ है, तो क्वार्क इफेक्ट अभी इसीलिए काम में नहीं लिया गया है बेटा। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुई कि क्वार्क यदि हुए भी तो क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज प्रूफ होगा। अगले पॉइंट पर आते हैं कि 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, 2 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये बात हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो अनलाइक चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर।
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ था गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से, जिसमें 2 गोल्ड फॉइल दूर चले जाते हैं और पास आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। अच्छा, क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज, यस गुड जैद, हाँ क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज प्रूफ होता है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। बहुत कुछ डिफरेंस दिखेगा आपको आने वाले समय में, ठीक है, नहीं बोले कर रहे हैं बेटा, ध्यान देंगे जरा, समझो बात। मैंने कहा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव जो है वो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से होता है। और एक बात मैंने इधर बताई थी उससे पहले कि चार्ज इज ए क्वांटानाइज्ड क्वांटिटी, इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है, और वो वाला जो है वो किससे प्रूफ होता है बेटा, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है। ये बात आपने बताई थी, ठीक है बेटा। अब मैं एक बार चार्ज के लिए लिख देता हूं। चार्ज आपको पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन हैविंग ए चार्ज ऑफ प्लस ऑफ दिस, एंड न्यूट्रॉन हैविंग ए चार्ज ऑफ 0, न्यूट्रॉन हैविंग ए चार्ज ऑफ 0, इलेक्ट्रॉन हैविंग ए मास ऑफ 9.1 into 10 to the power -31 kg, and proton having a mass of 1.67 10 to the power -27 kg, neutron having a mass of 1.67 into this। मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा होता है 1.0087 AMU, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.0078 AMU। आपको याद होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन का 1/1840 टाइम्स होता है। ये एक बात मैंने आपको बताई है चार्ज के बारे में। यस, एक बार मैं बता रहा हूं कि ये क्या बात है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, प्रोटॉन हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, न्यूट्रॉन हैविंग 0 चार्ज। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और प्रोटॉन के मास का 1/1840 होता है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज द सेम। इसको 1 AMU भी कहते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट भी इसे कहते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा होता है
1.0087 AMU और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.0078 AMU। प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है न्यूट्रॉन, ये बात हमने आपको बताई थी। चार्ज की एसआई यूनिट जो है बेटा, एसआई यूनिट जो है वो कूलॉम है। चार्ज की जो सीजीएस यूनिट है बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ESU कहलाती है और इसे स्टेट कूलॉम भी कहते हैं, इसे स्टेट कूलॉम भी कहते हैं। एक कूलॉम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम होता है और चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट फैराडे होती है, 96,500 कूलॉम के बराबर होती है। चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट, यस, चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम होती है, चार्ज की सीजीएस यूनिट स्टेट कूलॉम होती है जिसे ESU भी कहते हैं। एक कूलॉम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम होता है। फैराडे चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है जिसमें 96,500 कूलॉम होता है। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हमने यहां पर बताई। और चार्ज मास, यस, चार्ज मास रिलेशन जेड 96,500। इलेक्ट्रॉन में 1.6 के आगे नेगेटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल समान, वो ऑटोमेटिक एक नेगेटिव चार्ज है बेटा, माइनस का चार्ज होता है बेटा यहां। इलेक्ट्रॉन एज ए नेगेटिव चार्ज, यू नो इट वेरी वेल समन। ठीक है, चार्ज मास रिलेशन की बात करेंगे क्योंकि दोनों इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि चार्ज और मास के बीच क्या रिलेशन है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि चार्ज और मास के बीच क्या रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, चार्ज और मास के बीच में क्या रिलेशन है, हम ये जानना चाहते हैं। सबसे पहली, दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी और मास भी। चार्ज और मास दोनों किसी भी बॉडी की बहुत ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं कह रहा हूं मास इज पॉसिबल विदाउट चार्ज, मास इज पॉसिबल विदाउट चार्ज। चार्ज के बिना मास संभव है, बट चार्ज इज नॉट पॉसिबल, बट चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास। लेकिन चार्ज बिना मास के संभव नहीं है, मास संभव है बिना चार्ज के। जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हैविंग मास बट नो चार्ज। जैसे एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रॉन के पास मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। इंट्रिंसिक मींस बेसिक, शशिकांत, इंट्रिंसिक मींस बेसिक। बॉडी है तो उसका मास होगा, तो बॉडी है तो वो एटम से मिलकर बना है और उसमें चार्ज होगा, चाहे जीरो हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। ठीक है बेटा, ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन हैविंग मास बट नो चार्ज, क्योंकि मैंने कहा मास संभव है बिना चार्ज के, मास इज पॉसिबल विदाउट चार्ज। मास संभव है बिना चार्ज के, जबकि चार्ज संभव नहीं है मास के। फॉर एग्जाम्पल photons have rest mass 0, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, सो नो चार्ज। इसलिए फोटोन पर चार्ज संभव ही नहीं है, फोटोन के पास रेस्ट मास ही नहीं होता, तो जब जिसके पास मास नहीं है उसमें चार्ज कहां से होगा। दिखा देना बेटा, जब फोटोन के पास, ठीक है, चैट दिखा दो, ओके, ठीक है। समझो जब फोटोन के पास मास ही नहीं है तो चार्ज कहां से होगा। तो फोटोन के पास मास नहीं है, चार्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना मास के चार्ज संभव ही नहीं है। बिना मास के चार्ज संभव नहीं है, जबकि बिना चार्ज के मास संभव है। ये बात हमने आपको बताई। ओके बेटा, बात नंबर 2, ओके, बात नंबर 2, जैसे देखो एक बॉडी है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी का मास m है। ए बॉडी इज न्यूट्रल और न्यूट्रल फोटोन इज क्वांटा ऑफ लाइट, यस शशिकांत, यस। एक बॉडी न्यूट्रल है जिसका मास m है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब एड ऑन सम इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इसका मास थोड़ा बढ़ेगा।
न्यूट्रल है बेटा, न्यूट्रल है इसका मतलब उसका मास m है। कैन बी से चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मास? नहीं बेटा, दोनों अलग इंट्रिंसिक है पूजा, दोनों डिफरेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है पूजा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो मास है बेटा, मैंने कहा लेट सपोज किसी न्यूट्रल बॉडी का मास m है, जब हमने उसको नेगेटिव चार्ज किया तो सम एड ऑन इलेक्ट्रॉन हुए, और जब हमने उसको पॉजिटिव चार्ज किया तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन जब कुछ निकले तो मास घटेगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो 10 इलेक्ट्रॉन का मास तो घटेगा ना। तो यदि एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता है तो मास स्लाइटली इंक्रीज, यदि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है तो मास स्लाइटली इंक्रीज करेगा, मास स्लाइटली डिक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा, मास स्लाइटली डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले हैं और न्यूट्रल बॉडी का मास m है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यदि एक न्यूट्रल बॉडी का मास m है तो नेगेटिवली चार्ज होने पर उसका मास थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ही आया तो 5 इलेक्ट्रॉन का मास ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यदि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका मास घट जाता है, क्योंकि उससे 10 इलेक्ट्रॉन ही निकला, तो 10 इलेक्ट्रॉन का मास घटेगा तो मास स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। तो न्यूट्रल बॉडी के कंपैरिजन में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है जब बॉडी, तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है। यस संजीवनी, यस गुड संजीवनी, ओके। अब हम लोग यहां ध्यान देते हैं बेटा एक और बात पर, एक और बात मैं यहां पे बता रहा हूं मास के रिलेशन में। नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज, नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज, नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑन चार्ज, चार्ज पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चार्ज इज इनवेरिएंट। सर न्यूट्रल बॉडी पे प्रोटॉन क्या इफेक्ट होगा, क्यों है कि उसके पास भी तो मास है। हाँ, न्यूट्रल बॉडी के पास मास होता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। न्यूट्रॉन हैवी होता है प्रोटॉन से, यस, थोड़ा सा हैवी होता है नेमक। अच्छा, चार्ज इज इनवेरिएंट, मैंने बोला कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, चार्ज जो है ना बेटा वो इनवेरिएंट है। चार्ज जैसे कोई बॉडी है, जबकि इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन मास, मास पर वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी की थ्योरी से इफेक्ट पड़ता है अकॉर्डिंग टू। इसलिए न्यूट्रॉन हैवी होता है प्रोटॉन से, क्योंकि नो चार्ज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, न्यूट्रॉन DDU से बना है इसीलिए थोड़ा भारी होता है, समझो। मैं कह रहा हूं कि मास पर वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। एज वेलोसिटी जीरो, कोई बॉडी है बेटा, उसका रेस्ट मास m0 है। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट मास? रेस्ट मास का मतलब जब उसकी वेलोसिटी जीरो है तो क्या हो जाएगा बोलो, जब वेलोसिटी जीरो है तो वेलोसिटी को जीरो कर दो बेटा और मास हो जाएगा m0, ठीक है। और जब वेलोसिटी लाइट को टच करेगी बेटा तो बॉडी का मास क्या हो जाएगा, 1 - c²/c², m0 upon 1 - 1, this mass becomes infinite. Can neutron repel इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन? स्वर्णदीप, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनके बीच अट्रैक्शन काम करता है बेटा, रिपल्सन काम नहीं करता। स्वर्णदीप, जब न्यूक्लियस मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि न्यूक्लियस एक अट्रैक्शन फोर्स है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच इक्वली काम करता है।
तो केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन केवल प्रोटॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच होता है। ठीक है बेटा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन जब शामिल होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा बेटा, और वो बिल्कुल अलग चीज होगी, वो केवल न्यूक्लियर रेंज में ही पाई जाती है, केवल न्यूक्लियर रेंज में ही पाई जाती है बेटा। 10⁻⁹ मीटर के आगे प्रभावी नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक लार्ज रेंज फोर्स है और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्स होता है, और वो केवल न्यूक्लियर रेंज में होता है। आई थिंक यू गेट द आंसर स्वनदीप। यस, इनवेरिएंट का मतलब यहां क्या है कि चार्ज पर वेलोसिटी का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे इनवेरिएंट का मतलब यह है बेटा, Q, M चार्ज को कुछ वेलोसिटी से फेंका तो मास तो बदल जाएगा लेकिन चार्ज नहीं बदलेगा। Q0, M0 को फेंका तो मास तो बदल जाएगा बॉडी का। व्हाट इज M0? M0 मतलब रेस्ट मास। किसी बॉडी का मास जब बॉडी रेस्ट में हो, किसी बॉडी का मास जब बॉडी रेस्ट में हो, कैसे बदलता है ये मैंने आपको बताया। m बराबर m0 √1 - v²/c²। जब रेस्ट में होगा बॉडी तो वेलोसिटी 0, तो वो रेस्ट मास के बराबर होगा, और जब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी तो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब एज वेलोसिटी इंक्रीज, हम कह सकते हैं बेटा कि एज वेलोसिटी इंक्रीज मास इंक्रीज। तो मास पर प्रभाव पड़ता है वेलोसिटी का, मास पर इफेक्ट पड़ता है वेलोसिटी का, जबकि चार्ज पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए चार्ज को इनवेरिएंट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैंने चार्ज मास का रिलेशन बताया, चार्ज की प्रॉपर्टी बताया। चार्ज जब मूव करता है, चार्ज जब रेस्ट में होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और चार्ज एट रेस्ट की स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है, और हमारी स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाती है। और चार्ज जब एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सेलरेटेड मोशन में एनर्जी रेडिएट करता है। ये बात हमने बताई। आवर मास गॉट इफेक्टेड बाय वेलोसिटी। यस बेटा स्वाति, मास पर वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन थोड़ी मोड़ी वेलोसिटी का नहीं पड़ता। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बेटा। इतनी बड़ी स्पीड हमारे पॉसिबल ही नहीं है। 10, 20, 50, 100 मीटर पर सेकेंड का स्वाति मास पर बहुत स्लाइटली इफेक्ट पड़ेगा। 10⁻²/10⁸ बहुत छोटा इफेक्ट पड़ेगा। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव बट चार्ज इज नेगेटिव। इज इट राइट? यस वीरेंद्र, ये बात भी राइट है। इस बात को हम एक रिस्पेक्ट में करेक्ट कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी मोड़ी वेलोसिटी का मास पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। 10⁻² और 10⁸ भी हो तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लार्ज स्पीड का मास पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये मैंने बेसिक्स ऑफ सारी बातें बताई हैं। कल से आप बहुत सी नई बातें सीखेंगी। ऑल ऑफ स्टूडेंट जब कूलॉम्स लॉ सीखेंगे तो हम लोग बहुत सी नई इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे। नई और इंटरेस्टिंग बातें कल से हम लोग सीखेंगे। यस, जैसे मैं कहता हूं कूलॉम्स लॉ इज वैलिड, बहुत सी नई इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे। कूलॉम्स लॉ इज वैलिड व्हेन A, both charge must be at rest. Both charge must be at rest. One charge must be at rest. One charge must be at rest. और जैसे both charge in moving, both charge must be in motion, और one charge must be in motion. One charge must be in motion. तुम ही बताओ, जब कूलॉम्स लॉ पढ़ते हो शुरू में तो क्या कहते हैं? दो चार्ज एट रेस्ट हो तो लगने वाला फोर्स होता है
कल कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट होगा और एक से एक नई बातें हम लोग स्टार्ट करेंगे। मस्ट बी एट रेस्ट, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड व्हेन। क्या होगा सर, V बराबर C प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? बेटा लाइट तो मूव करता ही है ना, फलक लाइट तो मूव करता है ना, तो पॉसिबल तो है ही बेटे। तो जैसे बहुत इंटरेस्टिंग लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के कॉन्सेप्ट्स, कूलम्ब्स लॉ के कॉन्सेप्ट बांट के पढ़ेंगे और मेरे 3 लेक्चर के बाद आप मॉड्यूल का पहला पॉइंट कर लेंगे। आफ्टर माई 3 लेक्चर, आफ्टर 3 लेक्चर आप कूलम्ब्स लॉ के 35 क्वेश्चन करेंगे, 35 क्वेश्चन आफ्टर ओनली माई 3 क्वेश्चन। ओके आकांक्षा ए, ओके स्वर्णदीप ए, तो यू गॉट द आंसर। कल मिलेगा इन सवालों का आंसर कि लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ वगैरह वगैरह का आंसर कल मिलेगा। आज हम लोग यहां पे नहीं जाते हैं, आंसर हो सकता है सरप्राइज करे, लेकिन कूलम्ब्स लॉ में बहुत सी नई बातें हम लोग सीखेंगे और ये हम लोग कल सीखेंगे। अभी मिटा देता हूं, लेकिन आंसर ए नहीं, यहां बी है और इंटरेस्टिंग बातें हम लोग कल सीखेंगे। आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत सी नई बातें आप सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग इन डेप्थ, बेहद डेप्थ में पढ़ें, बेहतरीन पढ़ें। इलेक्ट्रो से लेकर के 12th की फिजिक्स को हम लोग बेहतरीन करें और कल हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा कूलम्ब्स लॉ से। आज चार्ज, बेसिक्स, दुनियादारी, ये हमने बहुत सारी बातें पढ़ी है और कल से हम लोग बहुत बेहतरीन बातें पढ़ेंगे फिर। ओके, थैंक यू ऑल, दिखा दीजिएगा, थैंक यू ऑल। और आप एक कॉपी बना लें, आज हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आज शाम तक नोट्स मिल जाएगा। अभी सिर्फ एक कॉपी बना लो, शाम तक नोट्स आपको सभी ग्रुप में मिल जाएगा, किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी ग्रुप में नोट्स अवेलेबल होगा बेटा। और उस हैंड रिटन नोट्स को आपको एज इट इज लिखना है, क्योंकि उसे मैं खुद ड्राफ्ट करके लिखता हूं, बहुत मेहनत से लिखता हूं बेटा ड्राफ्ट करके, तो आपको केवल वो लिख लेना है। ओके, थैंक यू वीरेंद्र, नाइस सर, गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू वीरेंद्र। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे बेटा।